अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज हम आपके लिए एक्सक्लूसिवली लेके आ रहे हैं असद तूर अनसेंसर्ड में वो आइनी मुसवदा, वो 26वीं आइनी तरमीम जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के और आला अदलिया के पर काटे जा रहे हैं और पाकिस्तान में गैर आइनी गैर कानूनी जो शहरियों के ख़िलाफ़ जराइम होते हैं और जो हुकूमतें जो गैर आइनी और गैर कानूनी आइन से मुतसादिम कानून साजी और आर्डिनेंस जारी करती हैं, उनका रास्ता हमवार करने के लिए जो पूरा एक आइनी पैकेज लाया गया है, ये हम आपके लिए खुसूसी तौर पर लेके आ रहे हैं। किस तरह से चीफ जस्टिस कादी फाइज़ को अब आगे भी जिसे कहते हैं एक अहम तरीन चीफ जस्टिस का ओहदा देने और उनके ही हाथ में इख्तियार देने की पूरी साजिश नज़र आ रही है कि जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करवाया जाएगा। यह भी साजिश इसमें साफ नज़र आ रही है, हम आपको बताएंगे। जबकि इसके अलावा क्या क्या इस आइनी तरमीम में है, ये सब कुछ हम आपके लिए लेके आएंगे और ये आपके लिए इसलिए भी सुनना बहुत ज़रूरी है। और क्या ये जिसे कहते हैं पार्लियामान से पास हो सकेगी, अब इस पर भी आपको बताएंगे। और क्या सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया में ये आइनी तरमीम स्टैंड कर सकेगी कि नहीं, ये सब कुछ बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही अहम है। आपके सुनने के लिए इसलिए अहम है कि ये पाकिस्तान जैसी जाबर रियासत में जहाँ पे आमराना जहनीत के जिसे कहते हैं लोग हुकूमत में हों, सरकारी ओहदों पर हों, फौज में, अदलिया में, हर जगह पर, वहाँ पर वाहिद पाकिस्तान के आम शहरियों के पास अगर कोई जाए पनाह है जहाँ से वो अपनी दादरसी मांग सकते हैं, वो पाकिस्तान की आला अदलिया है। तो ये आला अदलिया के पर काट के दरअसल पाकिस्तान के शहरियों को उस आखिरी शेल्टर से भी महरूम किया जा रहा है। हम ये सब कुछ आपको बता रहे हैं आज असद तूर अनसेंसर्ड में एक्सक्लूसिवली। हमारे पास 24 सफ़हात का ये मुसवदा आ चुका है। हम ये 24 सफ़हात के मुसवदे में से अहम तरीन जो आइनी तरामीम है, जो अदालत के ढांचे को ही तबाह बर्बाद कर देंगी, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं, उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये किया गया है कि जो आर्टिकल जिसे कहते हैं 175 है, जो जजेस की, जो चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार जिसमें होता है, उसमें अब ये कर दिया गया है कि जो कमेटी है वो 3 मोस्ट सीनियर जजेस को अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए 1 हफ्ता पहले नॉमिनेट करेगी जब चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का टाइम आएगा, और वो प्राइम मिनिस्टर को जाएगा। प्राइम मिनिस्टर उनमें से कोई एक नाम अप्रूव करके सदर को भेजेंगे, उन मोस्ट सीनियर 3 में से, और फिर सदर उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन कर देंगे और वो फिर हल्फ ले लेगा। यानी कि अब साजिश ये है कि इस आइनी तरमीम के तहत कि जिस दिन चीफ जस्टिस कादी फाइज़ साहब 25 अक्टूबर को रिटायर हों, तो उससे 1 हफ्ता पहले यहाँ पे कमेटी बैठे और वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कमेटी होगी, वो और पार्लिमानी जो कमेटी होगी, वो अलग अलग बैठेंगी। उसमें 3 नाम जो मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस के लिए होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी, उनके नाम वो भेज देंगे वज़ीर-ए-आज़म को कि आप इनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट कर दें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनमें से किसी एक को, मियां शहबाज शरीफ साहब, नॉमिनेट करके सदर को भेज देंगे अप्रूव करके नाम कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, और सदर आसिफ ज़रदारी उसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना देंगे। अब अगर मौजूदा हालात देखे जाए तो कल मैं पार्लियामेंट में ही था, तो जो हमारी डिस्कशंस हुई, जो हुकूमती जमात के मुख्तलिफ लोगों से मेरी बातचीत हुई वहाँ पर, वो सब लोग जस्टिस मंसूर अली शाह को पीटीआई का जज कह रहे थे, जस्टिस मुनीब अख्तर को पीटीआई का जज कह रहे थे, जस्टिस अतर मिल्ला को पीटीआई का जज कह रहे थे, जस्टिस अतर मिल्ला को और वो जस्टिस जिसे कहते हैं आयशा मलिक को, इन सब को जज करते थे कि ये तो चीफ जस्टिस नहीं बनने के लायक, ये तो पीटीआई के जजेस हैं। तो इससे उनके मूड का अंदाज़ा होता है। तो अगर उनके उस पैराए में देखा जाए, क्योंकि इन 8 जजेस ने वो जिसे कहते हैं पीटीआई को रिजर्व सीटें देने और पीटीआई को बतौर पार्लियामेंट्री पार्टी बहाल करने का फैसला दे रखा है। अब जस्टिस याहिया अफरीदी इसमें इख्तलाफी नोट में थे। अब कुछ समझ आती है कि वो इख्तलाफी नोट में थे, क्यों थे।
तो इसलिए ऐसा अगर देखा जाए, अगर 3 का पैनल भेजा जाएगा तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी रेस में होंगे। तो फिर तो ऐसा लगता है कि हुकूमत की चॉइस तो फिर जस्टिस याहिया अफरीदी बनते हैं, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर से तो वो पनामा और जिसे कहते हैं वो 63A के दिनों से नाराज़ हैं। वो साबिक चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल के ग्रुप में काउंट होते थे, वो जस्टिस साकिब निसार की चॉइस थे। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह से भी वो नाराज़ हैं, क्योंकि वो उन्होंने मरीम नवाज साहबा को जो यूथ प्रोग्राम था उससे हटाया था जब वो मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और फिर अभी उन्होंने PTI भी रिस्टोर कर दी है। ठीक है, तो उनसे ये नाराज़गी है। तो फिर जस्टिस याहिया अफरीदी बनते हैं। और आप देखिए कि ये कितना तबाहकुन होगा पाकिस्तान की अदलिया के लिए कि पाकिस्तान में एक फ़ौज है जो हुकूमत के एग्जेक्टिव के एक मातहत डिपार्टमेंट है। वहाँ पर तो फ़ौज को कंट्रोल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो अपने चॉइस का जर्नल आर्मी चीफ बनाएं, लेकिन वहाँ पर वो कह रहे हैं हम तो मोस्ट सीनियर को आर्मी चीफ बस बना दिया करेंगे, जैसे कि अभी जनरल आसिम मुनीर को हमने आर्मी चीफ बना दिया। लेकिन अदलिया, सुप्रीम कोर्ट एक आइनी सतून है और ये एग्जेक्टिव से अलहदा एक खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन उसको एग्जेक्टिव अपने मातहत करने के लिए चाह रहा है कि उसके अंदर चीफ जस्टिस का तैनाती वो अपनी चॉइस की करेगा, ताकि तमाम जजेस स्पेशली जो टॉप 3 में हो रेस में, वो हुकूमत के खिलाफ फैसला देते हुए 10 दफ़ा सोचे कि यार हमारा नाम कल को जाना है नॉमिनेशन के लिए, तो ये ना हो कि प्राइम मिनिस्टर फिर मुझे चीफ जस्टिस ना बनाए। ठीक है, तो उसको वो मातहत करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो दूसरी इसमें जो अहम तरीन तरमीम है बाय द वे, वो ये भी है कि आर्टिकल जो 63A है उसमें अब तरमीम करके ये कर दिया गया है कि अगर कोई रुकने असम्बली अपनी पार्टी लाइन, हदायत और उसके खिलाफ वोट करेगा तो वो वोट काउंट होगा, वो वोट डिस्कार्ड नहीं होगा। जैसे कि जस्टिस मुनीब अख्तर की जजमेंट के तहत वो वोट डिस्कार्ड होता है। तो इसका मतलब है कि आपने इस आइनी तरमीम के लिए PTI के कुछ लोग तोड़ने हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वो अगर तोड़ भी लिए तो 63A की जजमेंट के तहत वो वोट काउंट नहीं हो सकते। तो आपने कहा 63A को ही अमेंड कर दो। ठीक है, और कहो कि ठीक है वो वोट उनका फिर भी काउंट होगा। फिर आप देखिए कि एक और जो इसमें आइनी तरमीम की गई है वो है आर्टिकल 175B, जिसके तहत एक नया ये आर्टिकल ऐड किया गया है कि अब एक वफाकी आइनी अदालत भी कायम की जाएगी। ठीक है, जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा, उसके साथ जजेस होंगे। ठीक है, और जजेस की तादाद पार्लियामेंट तय करेगी कि वफाकी आइनी अदालत में कितने जजेस होंगे। ठीक है, और फिर वो ये भी देखेंगे कि इसके लिए हर सूबे से कितने जजेस तैनात किए जाने हैं, यानी कि वफाकी आइनी अदालत में हर सूबे की नुमाइंदगी होगी और उसको वहाँ पर नुमाइंदगी मिलेगी। ठीक है, फिर आप ये देखिए कि आर्टिकल 176 में एक तरमीम अब की गई है, तजवीज़ की गई है। उसके तहत जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा है इस वक्त, जो कि पूरी मुल्क की अदलिया का सरबराह होता है, उसको अब सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि उसकी रिट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक रह जाएगी, पूरे मुल्क में नहीं होगी, पूरे मुल्क की अदलिया उसके कंट्रोल में नहीं होगी। इन अदर वर्ड आप इसको यूँ भी देख सकते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस के ओहदे के ही पर काट दिए जाएंगे। ठीक है, उसका जो एक उसकी एक वो जिसे कहते हैं ना एक रोब दबदबा है, उसकी जो एक पोजीशन है, उसकी स्ट्रेंथ है, वो ख़त्म करके उसको एक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। तो फिर अब आप आगे आ जाइए कि 176A में फिर एक और चीज़ बहुत दिलचस्प की गई है, जो कि चीफ जस्टिस कादी फायसा के लिए रास्ता निकलता नज़र आ रहा है। इसमें कर दिया गया है कि जो वफाकी आइनी अदालत होगी उसके लिए जो जज का मेयार होगा जज की तैनाती के लिए, वो या तो उस वक्त का सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज हो या सुप्रीम कोर्ट में जज रहा हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज भी वफाकी आइनी अदालत का जज या चीफ जस्टिस तैनात हो सकता है, क्योंकि पहला चीफ जस्टिस तो सदर ने तैनात करना है ना, पहले में तो तैनात करते हुए कोई एलिवेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस कादी फायसा को जो अब अगर एक्सटेंशन नहीं दी जा रही तो फिर उनको
ले जाया जाएगा यहाँ से, ऐसा नज़र आ रहा है कि वफाकी आईनी अदालत जो नई बनाई जा रही है, और उसका उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। और उसका उनको चीफ जस्टिस क्यों बनाया जाएगा? ना सिर्फ ये कि उनको ऑब्लाइज किया जाएगा जो इस सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए उनकी खिदमात हैं, चाहे पीटीआई से बल्ला छीनने का हो, चाहे जिसे कहते हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो, चाहे वो बेंच की तश्कील हो, चाहे वो जिसे कहते हैं रिजर्व सीटों का मैटर हो, चाहे वो जिसे कहते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मैटर हो, चाहे रीकाउंट में पीटीआई के उम्मीदवारों को हरवा के पीएमएलएन के उम्मीदवारों को जितवाने का मामला हो, तो उनकी खिदमात है। एक तो इसलिए उनको ऑब्लाइज किया जाएगा, और एक इसलिए भी उनको ऑब्लाइज किया जाएगा कि वो वहाँ पर बैठ के इस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन जजेस को निकालेंगे जो इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पसंद। हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि वो कैसे निकालेंगे। तो एक तो म्यार रखा गया है कि वो रिटायर्ड या सर्विंग सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत ले जाया जा सकता है, वहाँ का जज तैनात किया जा सकता है। दूसरा ये है कि उसका कम से कम 5 साल का किसी भी हाई कोर्ट में बतौर जज काम करने का तजुर्बा हो। फिर यह है कि उसका कम से कम 15 साल का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का तजुर्बा हो बतौर वकील। ठीक है, फिर आप आ जाइए कि जिसे कहते हैं ना एक और रास्ता चीफ जस्टिस कादी फाइज साहब को वहाँ पर ले जाने का। ठीक है, उसमें यह कर दिया गया है 178A में, ठीक है, कि जो वफाकी आईनी अदालत होगी उसके जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। ठीक है, क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फाइज साहब यहाँ पर 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे, तो अगर वहाँ पर वफाकी आईनी अदालत में भी उम्र 65 साल होती तो चीफ जस्टिस कादी फाइज साहब तो वहाँ पर तैनात नहीं हो सके। लेकिन क्योंकि वो साबिक जज सुप्रीम कोर्ट होंगे और उनके पास अभी भी 3 साल पड़े होंगे, वो 65 साल के 68 साल होने में, तो वो बासानी वहाँ पर तैनात हो सकेंगे, चीफ जस्टिस बन सकेंगे। ठीक है, फिर यह भी कर दिया गया है कि जो चीफ जस्टिस का ओहदा होगा वहाँ पर, ठीक है, वो 3 साल के टेन्योर का होगा कम से कम। ठीक है, कि अगर कोई जज उसमें जाता है वफाकी आईनी अदालत में और वो चीफ जस्टिस पर पहुँचता है तो वो कम से कम 3 साल चीफ जस्टिस रहेगा। ठीक है, फिर आप आ जाइए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ओहदा है उसके लिए भी 3 साल की टेन्योर फिक्स किया गया, लेकिन उसमें एक छोटी सी एक वो रास्ता है कि वो 65 साल से आगे नहीं जा सकता। कि वो ये कहा गया कि अगर कोई जज 3 साल के लिए वो चीफ जस्टिस तो बनेगा, लेकिन अगर वो 3 साल पूरे होने से पहले वो 65 साल का हो जाएगा तो वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन अदर वर्ड एक तरीके से और भी कि कई जज होते हैं कि वो लाइक 60 साल की 59 साल की उम्र में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं, तो इस सूरत में उनको तो 6 साल मिल जाएंगे चीफ जस्टिस के लिए। लेकिन इसमें कर दिया गया है कि वो अगर 65 साल से पहले तैनात होते हैं तो हर हाल में उनको 3 साल करने होंगे। लाइक अगर वो 59 साल की उम्र में चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो वो 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि उनको टेन्योर 3 साल का ही मिलेगा बतौर चीफ जस्टिस। बतौर चीफ जस्टिस वो 3 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते, चाहे उनकी उम्र 65 साल ना भी हुई हो। ठीक है, फिर इसके बाद एक और, अब आप हमको बताते हैं कि क्या वो किया गया है कि जिससे आला अदलिया के जजेस निकलवाए जाएंगे। अब आर्टिकल 209 में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ कर दी गई है, इस आईनी तरमीम में तजवीज़ की गई है, उसके तहत पहले तो यह है ना कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 2 मोस्ट सीनियर जजेस रुकन होते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, और 2 हाई कोर्ट्स के सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस रुकन होते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। तो ये 5 लोगों की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है, और अक्सरियत किसी जज के खिलाफ अगर मिसकंडक्ट का फैसला दे दे, कार्रवाई का कह दे, तो वो सदर को तजवीज़ देती है और सदर उस जज को हटा देता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, अब तश्कील नौ में यह कर दिया गया है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके अरकान की अब तादाद ये होगी कि उसमें जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो एक रुकन होगा वो चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत होंगे, दूसरा रुकन सीनियर प्यूनर जज यानी कि सीनियर मोस्ट जज वफाकी आईनी अदालत होंगे, और तीसरे रुकन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे, और वो वाहिद सुप्रीम कोर्ट के रुकन होंगे उसमें। ठीक है, और फिर
हाई कोर्ट्स के 2 मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस उसके रुकन होंगे। यानी कि इन अदर वर्ड्स जो नई कायम करदा वफाकी आईनी अदालत होगी, जहाँ पे हुकूमत ने अपने हैंड पिक्ड जजेस को चीफ जस्टिस बनाया होगा, जज लगाया होगा सीनियर मोस्ट, वो अक्सरियत में होंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और सुप्रीम कोर्ट का जज अकलियत में होगा, वो अकलौता मेंबर होगा। तो इससे ये जो हम सीना ब सीना सुन रहे हैं कि सिर्फ मंसूबा ये नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकना है, मंसूबा ये भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस जिसे कहते हैं जस्टिस अतर मिल्ला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस जिसे कहते हैं वो समन रिफत आरिफ, इम्तियाज़ सोरी, और जस्टिस जिसे कहते हैं मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस सरदार एजाज, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, सिंध हाई कोर्ट के जजेस, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस, पेशावर हाई कोर्ट के जो जज जिसने इस्टेब्लिशमेंट का दिल दुखाया है, उन सब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर करके हटवाया जाएगा। और जब वहाँ पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को अक्सरियत ही नहीं होगी, अक्सरियत वफाकी आईनी अदालत को होगी, और वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस काजी फाइसा होंगे, और उनके साथ उनकी मर्जी का सीनियर प्यूनर जज भी बैठा होगा। तो फिर इनमें से कौन सा जज बचेगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में? ठीक है, फिर अब आप आगे आ जाइए। एक और जो इन जजेस को जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ामत कर रहे हैं, खुसूसन हाई कोर्ट के, उनको सज़ा देने के लिए एक और जो तरीक़ाकार किया गया है। पहले आइन का आर्टिकल 200 इस वक्त ये कहता है कि आपने अगर एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में भेजना है, ठीक है, तो उसके लिए ये होगा कि आप उस हाई कोर्ट के जज से इजाज़त लेंगे कि हम आपको भेजने लगे हैं, आपको कोई इशू तो नहीं है, आप एग्री कर रहे हैं, हम आपको दूसरी सूबे के हाई कोर्ट में भेज दें। और दूसरा, उसके चीफ जस्टिस से इजाज़त लेंगे कि सदर आपको आपके एक जज को ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, वो चीफ जस्टिस भी कंसेंट देगा और जिस जज की ट्रांसफ़र होनी होगी वो भी कंसेंट देगा। लेकिन अब ये कर दिया गया है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिकमेंडेशन पर सदर किसी भी जज को एक सूबे से दूसरे सूबे भेज सकता है। यानी कि अब जजेस की हालत एक SHO की होगी, हाई कोर्ट के जजेस की हालत, कि जस्टिस बाबर सत्तार तंग कर रहे हैं, चलो बलूचिस्तान हाई कोर्ट भेज दो, वहाँ से खुददार रजिस्ट्री में तैनात कर दो, ठीक है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी भेज रहे हैं, चलो इनको पेशावर भेजो, बन्नू बेंच में लगा दो। लाइक इस तरह की चीज़ें की जाएंगी। फिर एक और जो सबसे खौफनाक आईनी तरमीम है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न की बायस होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो अब आपकी जानो माल को भी ख़तरा है इस मुल्क में, वो है आर्टिकल 199 में एक तरमीम तजवीज़ की गई है, जिसके तहत इस वक्त आप देखते हैं कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके पास एक आप कह लें सॉर्ट ऑफ सो मोटो का इख्तियार है। उसमें यह है कि अगर कोई शहरी अगवा होता है या कोई सदर पाकिस्तान कोई ऐसा आर्डिनेंस जारी करते हैं जो बुनियादी हकूक़ पर डाका मारा जा रहा होता है या आइन से मुतसादिम होता है, या कोई भी ऐसी वफाकी हुकूमत को ऐसी कानून साजी करती है जो आइन से मुतसादिम होती है, तो वो हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के तहत उसके खिलाफ रिट पिटिशन दायर हो जाती है, ठीक है। अब इन्होंने ये कर दिया कि एक तो आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट अब वो सो मोटो का इख्तियार नहीं इस्तेमाल कर सकता है कि वो किसी से जवाब तलबी करे। दूसरा, अगर हाई कोर्ट में ये कह दिया जाए जाके, ठीक है, कि ये जो गैर कानूनी काम किया गया है ये कौमी सलामती के लिए किया गया है, तो हाई कोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, उस पर फैसला नहीं दे सकती, उस पर हुक्म नहीं दे सकती कोई। यानी कि आप किसी शहरी को अगवा कर लें और जाके अदालत में कह दें कि हाँ हमने अगवा किया है लेकिन कौमी सलामती के लिए किया है, तो अदालत आपको कुछ कह ही नहीं सकती, ठीक है। आप किसी की जायदाद पर रियासत कब्जा कर ले, वो कह देगी जी ये कौमी सलामती की खातिर कर लिया, कुछ भी नहीं कर सकती अदालत, हुक्म नहीं दे सकती। अभी जैसे कि हुक्म दिया ना वो नेवल जो वो क्लब था इधर रावल लेक के किनारे के, भाई आप तो आलूदगी पैदा कर रहे हैं वहाँ पे, अब वो कहेंगे नहीं जी हमने कौमी सलामती की खातिर वहाँ पे क्लब बनाया, आप नहीं हटा सकते। ये जी पर मुनार रेस्टोरेंट कौमी सलामती के लिए बना हुआ, नहीं हटा सकते। ये गोल्फ क्लब में जो हमारे जर्नैल गोल्फ खेल रहे हैं, ये कौमी सलामती का मसला है कि वो इंटरटेन हो, तो आप गोल्फ क्लब नहीं मारगला की पहाड़ियों के अंदर से ख़त्म कर सकते, उससे जुड़ा हुआ जो मारगला नेशनल पार्क में है।
तो इस तरह की चीज़ें की जाएंगी और इसमें आप सोचिए कि फिर मेरे और आप पर क्या बीतेगी। ठीक है कि हमें कोई आईनी तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं होगा। ठीक है, आगे तो चलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी और हाई कोर्ट में हद से भेजा कि एक पिटिशन दायर हो जाती है हैबियस की, और उसके बाद हाई कोर्ट का जज ऑर्डर देता है कि जी प्रोड्यूस करो इस बंदे को, कहाँ पर है और क्यों आपने उठाया। जब मुकदमा नहीं था तो उठाया कैसे? वो कहेंगे जी नहीं जी, कौमी सलामती का मसला हम नहीं बताते क्यों उठाया और कहाँ पे ले गए हम, और नहीं दे रहे वापस, अदालत को हुक्म ही नहीं दे सकेगी। ठीक है, फिर आप ये देखिए कि इस सब के बाद फिर जो आर्मी एक्ट में जो तरमीम की गई है, ठीक है, उसमें भी जो उस वक्त के जनरल कमर बाजवा को एक एक्सटेंशन दे दी गई थी। ठीक है, और आर्मी चीफ का टेन्योर कर दिया गया करीब वो 64 साल तक आर्मी चीफ रह सकते हैं। तो उसके तहत उनको एक 3 साल का टेन्योर मिलता है, उसके बाद भी 4 साल उनके पास बाकी होते हैं, उनको दोबारा री अपॉइंट या एक्सटेंशन भी दी जा सकती है। अब यहाँ पर कर ये दिया गया है कि पहले तो ये था कि वो जो एक्ट होता है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, वो सिंपल मेजॉरिटी से उसको अमेंड किया जा सकता है। तब फौज को ये खदशा होगा कि कोई और हुकूमत आ गई और उसकी आर्मी चीफ से ना बनती हुई तो वो आके एक्ट में एक सिंपल मेजॉरिटी से तरमीम कर देगी कि जी ये आर्मी चीफ 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाया करेगा। ठीक है, तो उन्होंने अब ये कर दिया है कि भाई आर्टिकल 243 के तहत अब जो एक्ट में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार जो बना दिया गया और जो उसकी सर्विस का टेन्योर मुकर्रर कर दिया गया, उसको आप बगैर आइनी तरमीम के नीचे एक्ट में तब्दील नहीं कर सकते। पहले आइन में तरमीम करेंगे, फिर एक्ट में तरमीम करेंगे। ठीक है, यानी कि फ़ौज ने अपने ओहदे को भी सिक्योर कर लिया आर्मी चीफ के। ठीक है, मेरे आपकी ज़िंदगी को वल्नरेबल कर दिया कि जब मर्जी उठा के ले जाओ कौमी सलामती के नाम पर। और फिर जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसकी भी जिसे कहते हैं वो रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी भी तजवीज़ की गई है। उसमें मेम्बरान की तादाद भी करके जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कमज़ोर किया गया है, उसकी से को कमज़ोर किया गया है। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो की गई हैं। अब इस सब में अगर देखा जाए कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह का जो रास्ता रोकने की अब तैयारी हो रही है, अब क्या ये बिल इसीलिए आखिरी लम्हे तक छुपाया जा रहा था कि इतनी खौफनाक इसमें ये आइनी अमेंडमेंट से 26वीं आइनी तरमीम में तजवीज़ की गई थी, क्योंकि पता था कि अगर ये बिल पब्लिक में आ जाता तो इस पर बहुत ज़्यादा बहस होती तो हुकूमत पर दबाव आता, सियासी जमातों पर दबाव आता, और जो सियासी जमातें इस वक्त इस आइनी तरमीम को सपोर्ट करेंगी वो हो सकता है पीछे हट जाती। तो लास्ट मिनट तक ये बिल सीने से लगा के रखा गया, छुपा के रखा गया, किसी को नहीं दिखाया गया। इवन के अख्तर मेंगल साहब से कल 2 उनके वोट है, सेनेट में वोट मांगे गए, उन्होंने कहा आइनी तरमीम तो दिखाओ किसको मैंने वोट करना है। आप अंदाज़ा करें कि आप एक अपोजिशन पार्टी से वोट मांग रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि बगैर आइनी तरमीम किए वोट कर दो। इमरान खान साहब को इसलिए अलकादिर ट्रस्ट में अंदर रखा हुआ है कि भाई इस शख्स ने काबीना को मुसवदा नहीं दिखाया था वो मलिक रियाज वाली डील का, तो यहाँ पर आप बगैर मुसवदा दिखाए वोट मांग रहे हैं आइनी तरमीम के लिए। पूरे मुल्क के आइनी हकूक पर डाका माल डालने जा रहे हैं और कह रहे हैं हम बगैर दिखाए वोट दे दो। तो अख्तर मेंगल साहब ने बड़ी स्मार्ट मूव की, उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, आप 2000 बंदे छोड़ दें लापता जो आपने अगवा किए हुए हैं बलूचिस्तान के शहरी, मैं अपने 2 सेनेटर्स को कहूँगा वोट कर दें आपके आइनी तरमीम को। तो ये हालात हैं। फिर उसके बाद यह है कि अब कल से ज़रा ये बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट वाले हुकूमत पर तपे हुए हैं कि हमने इनको बंदे पूरे करके दिए, पीटीआई के उठा के दिए, सब कुछ करके दिए, इनसे आइनी तरमीम के लिए वोट ही नहीं मैनेज सही तरह हो रहे। हुकूमत अलहदा रो रही है कि भाई इन्होंने हमें आइनी तरमीम लास्ट मिनट तक दी ही नहीं कि हम अपने लोगों को कन्विंस तो कर लेते, जो मौलाना फजल रहमान दीगर जमातों के लोग थे। तो ये इन्होंने आइनी तरमीम हमें लास्ट मिनट तक ज़रा बताते हैं कि हुकूमत रो रही है, हमें नहीं दी। ठीक है, लाइक कल शाम को जाके रात को 8-9 बजे वज़ीर कानून, हालांकि ये वजारत कानून का काम है आइनी तरमीम का मसवदा तैयार करना, प्रपोज करना क्या आइनी तरमीम होनी है, सब कुछ, वो भी रात 8-9 बजे कल ऐलान कर रहे हैं मुझे आइनी तरमीम का मसवदा मिल गया, मुझे आइनी तरमीम का मसवदा मिल गया। ये जहाँ पर हालात हों, ठीक है। और फिर अब ऐसा लग रहा है कि जिस अंदाज में ये आइनी तरमीम आई है, कल कमेटी का भी इजलास हुआ, उस कमेटी के इजलास में भी कहीं पर आइनी तरमीम नहीं थी पेश, उनको मसवदा दिया गया। पीटीआई थी, जेजेएफ थी, सब थी, उनको आइनी तरमीम का मसवदा ही नहीं दिया गया। तो किस बुनियाद पर उनसे कहा जा रहा था कि वोट करें? भाई आप इसको लेके जाएं कमेटियों में, इस पर बहस करें, इसमें रिफॉर्म्स लाएं, मज़ीद अमेंडमेंट्स करें, मज़ीद एडिशंस करें, मज़ीद चीज़ें निकालें इस आइनी तरमीम में से, फिर आप करें। लेकिन यहाँ पर है कि नहीं। तो अब
आज 12:30 बजे इजलास है, क्या आइनी तरमीम करवाई जा सकेगी? ये बहुत ट्रिकी है, ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन कल का मुनीर मलिक साहब, फैसल सदीकी साहब, मुइज़ जाफ़री साहब और दीगर अहम वकला ने, जबकि इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 अरकान ने भी, जिसमें मुनीर काकर साहब भी हैं जो अगले सुप्रीम कोर्ट बार के सदर होंगे, का इलेक्शन लड़ेंगे बतौर कैंडिडेट, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे और अगर उनको चीफ जस्टिस बनने का रास्ता रोका गया तो हम वकला तहरीक का ऐलान करेंगे। मुनीर मलिक साहब इस मुल्क के चोटी के वकील हैं। इफ्तिखार चौधरी की बहाली की जो चीफ जस्टिस की मुहिम थी वकला तहरीक, वो उन्होंने ही उसकी क़यादत की थी। चीफ जस्टिस कादी फैसा के भी, जब वो जस्टिस कादी फैसा थे उनके खिलाफ फ़ौज ने एक रेफरेंस दायर करवा रखा था, वकील वही थे। और उन्होंने अब चीफ जस्टिस कादी फैसा को कहा कि आप इज्जत से रिटायर होकर घर जाएँ 25 अक्टूबर को। तो चीफ जस्टिस कादी फैसा के तो इरादे इज्जत से घर जाने के नहीं है, वो तो लग रहा है इरादा रखते हैं शायद वफाकी नई आइनी अदालत के चीफ जस्टिस बनने का। तो वो सब तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन क्या वकला तहरीक चलेगी, इसके लिए अब अगला सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। अगर उसमें इंडिपेंडेंट ग्रुप जीत गया तो वो तो अब वाज़े तौर पे इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम नज़र आ रहा है। उसी इंडिपेंडेंट ग्रुप के हैं ला मिनिस्टर आज़म तारड़, जो ये इस किस्म की आमिराना और जालमाना आइनी तरमीम ला रहे हैं शहरियों के हकूक़ के ख़िलाफ़, तो वो तो नहीं कोई वकला तहरीक चलाएगा। तो अब देखा जाता है कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट बार में मुनीर काकर साहब जीत जाते हैं, मुनीर काकर साहब, तो फिर क्या एक प्रॉपर गज वज के वकला तहरीक चलेगी कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे? और क्या उस सूरत में अगर किसी और को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया गया हुआ, अगर ये आइनी तरमीम मुमकिन हो गई, तो क्या वो ओहदे की लालच में चिमटा रहेगा या वो जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए रास्ता साफ़ करेगा? हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।